नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ यानी कि इसरो की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों एनजीएलवी को लिए प्रशिक्षण किया गया है। उधर गणपत विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों से संवाद किया। यूनिवर्सिटी और उत्तर गुजरात में इसकी प्रेजेंस, ये दोनों पूरे गुजरात के लिए गौरव का विषय है कि आज गुजरात की धरती पर गणपत यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय मौजूद है। ये सब गुजरातियों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। श्री गणपत भाई ने अपने जीवन में बहुत नीचे के स्तर से विदेश जाकर अथक और सातत्यपूर्ण परिश्रम के आधार पर जीवन में अपना स्थान बनाया। मगर कई बार मेरे सामने जो विद्यार्थी आज यहां से डिग्री लेकर जा रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कई बार जब अपने जीवन में हम एक मजबूत स्थान प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर, तब हम हमारे परिवार की, हमारी खुद की और इर्द गिर्द के लोगों की सोचते हैं। गणपत भाई ने उच्च पद पर पहुंचकर एक अपने परिश्रम से, पराक्रम से एक मजबूत स्थिति प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का सोचने की बजाय पूरे समाज का, देश का और राज्य का भला करने का सोचा और ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई। अभी अभी कुलाधिपति महोदय ने उनके दान का जिक्र किया। मैं शर्मा साहब को कहना चाहता हूं, ये दान की कोई वैल्यू नहीं है शर्मा साहब, मूल वैल्यू है गणपत भाई का विचार कि जो मैं प्राप्त किया हूं वो मेरे देश से प्राप्त किया हूं, मेरे समाज से। और ये विचार ही इस प्रकार के बड़े कामों को आकार देते हैं। आज मैं, मेरे साथी अब रहे नहीं दुनिया में, मगर अनिल भाई पटेल को भी जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि गणपत भाई उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का विचार किया और उसकी शुरुआती पूरी जो यूनिवर्सिटी स्थापित करने का परिश्रम होता है, अनिल भाई ने किया था। आज मैं अनिल भाई को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां से 4175 विद्यार्थी शिक्षित होकर भी जा रहे हैं, दीक्षित होकर जा रहे हैं। आज से एक प्रकार से आपका नया जीवन शुरू होगा। आप अपने जीवन में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, मगर आपको एक प्रकार का आनंद भी होगा कि विद्यार्थी जीवन आज समाप्त हो रहा है। मेरी आप सबसे एक राय है, एक सलाह है कि अपने अंदर के विद्यार्थी को कभी मरने मत देना। विद्यार्थी ही हमेशा प्रगति करता है। पूरा जीवन सीखने की वृत्ति, नया संशोधित करने की वृत्ति और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की वृत्ति ही मानव जीवन के प्रगति का आधार होती है। जब यहां से आप विद्यार्थी जीवन समाप्त कर देश के विकास के काम में जुड़ेंगे, आपकी व्यक्तिगत कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जुटेंगे, तब यह अहरनिश याद रखना, हर चीज हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है। जो आंखें मूंद लेता है वो स्थगितता प्राप्त करता है
और जो आंखें खुली रखकर सीखता रहता है वो उन्नति प्राप्त करता है, ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और आप सभी ने ऊंचाइयों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और एक प्रकार से आज से आपका विद्यार्थी जीवन का अंत हो रहा है, परंतु नए प्रकार के विद्यार्थी का आज ही जन्म होना ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आज यहां पर मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 360 डिग्री मिशन ब्रिज नेविगेशन सिम्युलेटर TNS वरुणा के नाम पट्टिका का भी अनावरण हुआ और गणपत विश्वविद्यालय परिसर में नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का उद्घाटन भी हुआ। गणपत विद्यालय ने ढेर सारे तकनीकी अभ्यासक्रम के साथ साथ एग्रीकल्चर के अभ्यासक्रम भी यहां पर जोड़े हैं। मुझे बरोबर याद है उस समय भारत सरकार यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर R&D को बढ़ावा दे रही थी। गणपत विद्यालय सबसे पहले यूनिवर्सिटी में था जिसने एग्रीकल्चर के लिए अपनी रुचि दिखाई। उधर भारत की प्राचीनतम गौरवशाली विरासत के प्रमुख केंद्रों में एक वडनगर में पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम कई मायनों में वडनगर को देश और दुनिया के नक्शे पर रखने वाला कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक शहर जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया। हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी। अभी आपने अतीत पर एक फिल्म दर्शाया गया, उसको देखा है, मगर भाइयों बहनों, आज मैं कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय उत्खनन परिसर का आप जरूर मुलाकात देखिए। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद है। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। संग्रहालय भवन, उत्खनन स्थल, इसके अंदर 2500 साल से पुरानी वडनगर की यात्रा को जीवंत करने का काम संग्रहालय बनाने वालों ने किया है। ये म्यूजियम न केवल वडनगर के पुरातन होने का बोध देता है, वडनगर के हर समय समयांतर में संस्कृति, व्यापार, नगर रचना, शिक्षा और शासन के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन को, योगदान को उजागर करता है। आज यहां पर मैंने प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां
आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। आज यहां पर खेल परिषद का भी उद्घाटन हुआ है। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2036 का ओलंपिक हमारे अहमदाबाद में होगा। उस वक्त वडनगर के बच्चे यहां तैयार होकर वो स्पर्धा में जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वडनगर की संस्कृति का और इतिहास बहुत पुराना है। यहां सनातन सन्यासियों ने कई सारे तप, साधना और ज्ञान की उपासना की। जैन साधुओं ने अनेक जैन अगम निगम की रचना का यहां पर तपस्या की। कहा जाता है कि यहीं पर पहली बार एक जैन ग्रंथ जिसको सिर्फ साधुओं के लिए पढ़ा जाता था, उसको पढ़ने का काम भी कल्पसूत्र को पहली बार जनता के लिए पढ़ने का काम भी हमारे वडनगर में हुआ। और ये स्थान बौद्ध श्रमणों का भी विहार स्थान रहा। ज्ञान की पिपासा बुझाने के लिए ढेर सारे बौद्ध श्रमण भी यहां पर आए। तीन महान धर्मों की ये उपासना स्थली रही है। और स्कंद पुराण से लेकर आज तक चमत्कारपुर, अनर्थपुरा, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर, ये पूरी यात्रा ये म्यूजियम में आपके सामने चित्रों के साथ रखने का काम म्यूजियम ने निर्माताओं ने किया था। हेन सांग ने 7वीं दशाब्दी के वडनगर का जो वर्णन किया और ईसा के बाद का वडनगर का भी पूरी यात्राओं को यहां रखा है। अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कुछ पुरानी यादों को जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सोनभद्र जिले के रावर्ट्सगंज में विधायक खेल महाकुंभ 2024-25 के समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। बता दें कि सीएम योगी ने अपने संबोधन में सोनभद्र को भारत का स्विट्जरलैंड और यूपी की ऊर्जा राजधानी बताते हुए इसके समग्र विकास और ग्रीन एनर्जी हब के रूप में इसे विकसित करने की प्रतिबद्धता और व्यक्त की है। और साथ ही सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ये खेल महाकुंभ 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर शुरू हुआ था। केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आदि परंपरा को समेटे हुए सृष्टि के प्रारंभ के जीवाश्म पार्क, गुफा चित्रों, प्राकृतिक संसाधनों, जल एवं वन से परिपूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से जो अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है वह है हमारा सोनभद्र जनपद। यहां पर 11वीं सदी का शिव द्वार मंदिर, मां विंध्यवासिनी मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां ज्वालामुखी देवी मंदिर,
मां मुंडेश्वरी माता मंदिर के चतुष्कोणीय आवरण के बीच ये पूरा जनपद अवस्थित है और इसलिए यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भौगोलिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अकेले सोनभद्र जनपद 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि उत्तर प्रदेश का यह ऊर्जा का राजधानी के रूप में विख्यात जनपद है और इसलिए इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। महाकुंभ 2025 में देश और विदेश से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में अब जल्द ही
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के भी महाकुंभ पहुंचने की चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में जल्द ही कैबिनेट मंत्री इस बैठक के लिए पहुंच सकते हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित करने पर फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तारीख तय करना बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में पहले मंत्री संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि दूसरी बार होगा जब प्रयागराज में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि योगी सरकार इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इनमें राज्य के विकास और जनता से जुड़े कुछ फैसले होंगे। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ पर लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने साधना टीवी के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं और बताया कि किस प्रकार महाकुंभ सबसे खास है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की इसमें विशेष भूमिका को भी बताया गया है, जिसे लेकर साधना टीम की ओर से रुचि नेहरा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुंभ का आगाज हो चुका है, आपका क्या कहना है? कुंभ सनातन धर्म का पर्व है, 12 वर्ष में आता है और जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुंभ न जाति का न वर्ण का, उससे तो सनातन का है। मैं कुंभ में पूरे देश पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रही हूँ और मैं भी अपने पूरा स्टाफ लेकर के नगर आयुक्त माननीय पार्षद उपाध्यक्ष से लेकर के सबको लेकर के मैं कुंभ में जा रही हूँ। के बारे में उनके इंतजाम को देखते हुए आपका क्या कुछ कहना है? एक ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया एक संत है और आज जिस तरीके से उन्होंने कुंभ को दिव्य भव्य बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, वंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक संत रहते हुए उन्होंने किस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले 2013 में भी कुंभ हुआ था, उस कुंभ में इस कुंभ में कितना अंतर है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश की उद्यमशीलता को नए आयाम देते हुए युवाओं एवं मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। प्रयागराज महाकुंभ को गुरुवार को चौथा दिन है और पिछले 3 दिन में देश विदेश से आए करीब 6 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यानी हर रोज 2 करोड़ लोग यहां पहुंच रहे हैं। मेला देखने के लिए 10 देशों से 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी बुधवार को प्रयागराज पहुंचा। इसमें सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस और श्रीलंका, फिजी, फिनलैंड और गुयाना, साथ ही त्रिनिदाद, टोबैगो और यूएई शामिल है। महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम अपनी पत्नी जैन युमिको इटकोगी के साथ 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं इस दौरान थर्मन का औपचारिक स्वागत किया गया। बता दें कि शनमुगारत्नम का यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। उनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।